साध संगत जी, आपके अपने चैनल द इंस्पायर्ड स्टोरीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय बात है। एक गांव में सूरज नाम का गरीब किसान रहता था। सूरज का अपनी बेटी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ महीने पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। पत्नी की मृत्यु के बाद सूरज को घर और बेटी की जिम्मेदारी अकेले ही संभालनी पड़ती थी। सूरज के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर रहा था। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। गांव में सभी की फसल सूख गई। फसल सूख जाने के कारण सूरज के पास अब कमाई का कोई साधन नहीं था। उसके पास जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई थी। पैसों की कमी के कारण कुछ समय से उसने अपनी बेटी नंदिनी के स्कूल की फीस भी नहीं दी थी। इसी चिंता में एक दिन सूरज घर में बैठा हुआ था। तभी उसको दुखी देखकर उसकी बेटी उसके पास आई। नंदिनी ने सूरज से पूछा, पिताजी आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो, क्या कोई बात है? सूरज ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही बैठा हूँ। लेकिन नंदिनी समझ गई थी कि कोई ना कोई बात जरूर है, इसलिए वो बोली, पिताजी आप परेशान तो जरूर है, लेकिन आप मुझे नहीं बता रहे। सूरज ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा तुम्हें पता है इस साल अकाल पड़ने के कारण हमारी सारी फसल खराब हो गई है और जो मेरे पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी खत्म होने वाली है। इसलिए अगली फसल आने तक घर का खर्चा कैसे चलाऊं, बस यही सोचकर परेशान हूँ। नंदिनी ने अपने पिता की बात सुनकर कहा, पिताजी आप चिंता क्यों करते हो? आपकी मदद करने के लिए मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ। सूरज ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं बेटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूँगा। फिर नंदिनी ने सूरज से कहा, पिताजी इस समय कहना सही नहीं है, लेकिन स्कूल के मास्टर फीस के लिए बोल रहे थे। सूरज ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी तुम उसकी चिंता मत करो, मैं 1-2 दिन में किसी तरह तुम्हारी फीस भर दूंगा। उसके बाद नंदिनी वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सूरज सोचने लगा, नंदिनी को बोल तो दिया है कि 1-2 दिन में फीस भर दूंगा, लेकिन मेरे पास तो घर के खर्चे तक के पैसे नहीं हैं। इसी चिंता में वो सोचने लगा। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो मन ही मन बोला, लगता है इस बार मुझे लाला धनीराम से पैसे कर्ज के तौर पर लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो ना तो मैं घर का खर्च चला पाऊंगा और ना ही नंदिनी की फीस भर पाऊंगा। लाला धनीराम बहुत ही लालची और ठगकिस्म आदमी था, जो गांव के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ब्याज पर पैसे देता था। जब गांव वाले उसके पैसे नहीं चुका पाते थे तो वो उनके खेत और घर पर कब्जा कर लेता था। अगली सुबह सूरज लाला धनीराम के घर पहुंच गया। धनीराम ने उसे देखकर पूछा, कहो सूरज अचानक कैसे आना हुआ? सूरज ने कहा, सेठ जी आपको पता है कि गांव में अकाल पड़ा है, जिसकी वजह से मेरी पूरी फसल खराब हो गई है और खेती के अलावा मेरे पास कमाई का दूसरा साधन नहीं है। और अब तो ऐसी हालत हो गई है कि मेरे पास घर का खर्च चलाने के भी पैसे नहीं हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मुझे कुछ पैसे दे दे।
मैं धीरे धीरे आपके पैसे वापस कर दूंगा। धनीराम ने सूरज की बात सुनकर कहा, भाई सूरज, मैं पैसे तो तुम्हें दे दूंगा, पर तुम्हें तो पता है मेरे बारे में, मैं असूलों का पक्का आदमी है। अगर तुमने समय पर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारे घर और जमीन पर कब्जा कर लूंगा। धनीराम की बात सुनकर सूरज सोचने लगा कि सेठ से पैसे ले तो लूंगा, लेकिन अगर समय पर न चुका पाया तो ये मेरा घर और जमीन छीन लेगा। लेकिन अगर इससे पैसे नहीं लूंगा तो नंदनी की स्कूल की फीस कहाँ से भरूंगा। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने धनीराम से पैसे लेने का फैसला किया। धनीराम ने उसे पैसे दे दिए। पैसे लेकर सूरज ने कहा, सेठ जी, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको तुरंत वापस कर दूंगा। धनीराम बोला, वो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी बात याद रखना, अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारी जमीन और घर मेरा हो जाएगा। सूरज बोला, ठीक है सेठ जी। उसके बाद वो अपने घर की चला गया। घर पहुंचकर उसने नंदनी को आवाज लगाई। पिता की आवाज सुनकर नंदनी बाहर आई और बोली, पिताजी बताइए, क्या काम है? सूरज बोला, बेटा तुम कल फीस की बात कर रही थी ना, वो मैं ले आया हूँ। पिता की बात सुनकर नंदनी ने कहा, लेकिन पिताजी आप कल कह रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर आप पैसे कहाँ से लाए? सूरज ने कहा, बेटी ये पैसे मैंने लाला धनीराम से कर्ज लिए हैं। सूरज की बात सुनकर नंदनी ने कहा, लेकिन पिताजी वो सेठ तो बहुत शैतान है, वो तो लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेता है। सूरज ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी मैं जानता हूँ, लेकिन इस समय हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हारे स्कूल की फीस भरनी भी जरूरी थी। तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। मैं कल से सब्जी मंडी से सब्जियां लाकर बाजार में बेचा करूँगा, और जैसे ही पैसे जमा हो जाएंगे मैं सेठ के पैसे वापस कर दूंगा। अगले दिन से सूरज सब्जी मंडी से सब्जियां लाकर बाजार में बेचने लगा। सूरज की किस्मत अच्छी थी, उसकी दुकान पहले दिन से ही चलने लगी। सूरज जब सब्जी बेच रहा था तभी वहाँ पर राजू आया। राजू भी सूरज की तरह किसानी के अलावा कुछ नहीं करता था, लेकिन उसके पास बहुत सारी जमीन थी, जिस कारण अगर किसी साल उसकी फसल बर्बाद हो भी गई तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजू को गांव के दूसरे लोगों की जमीन खरीदने की आदत थी। राजू की नजर सूरज की जमीन पर भी थी। राजू ने जब सूरज को सब्जी बेचते हुए देखा तो वो सोचने लगा, लगता है इस बार अकाल पड़ने के कारण सूरज की हिम्मत टूट गई है, इसलिए वो खेती छोड़कर सब्जी बेच रहा है। ये सही मौका है इसकी जमीन खरीदने का, इससे एक बार बात करके देखता हूँ, शायद ये अपनी जमीन मुझे बेच दे। राजू उसी समय सूरज के ठेले के पास पहुँच गया और बोला, भाई सूरज, तुम सब्जी बेच रहे हो, क्या खेती बाड़ी छोड़ दी है? सूरज ने उसकी बात सुनकर कहा, क्यों भाई राजू, मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता तो है इस बार अकाल पड़ने के कारण मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, और अब अगली फसल तक किसी न किसी तरह तो घर का खर्चा चलाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सब्जी का ठेला लगाया है। सूरज की बात सुनकर राजू ने कहा, लेकिन भाई तुम तो कल तक कह रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, फिर सब्जी का ठेला लगाने के लिए पैसे कहाँ से आए? सूरज ने कहा, भाई सच में मेरे पास घर के राशन तक के पैसे नहीं थे, और ऊपर से नंदनी के स्कूल की फीस भी भरनी थी, इसलिए धनीराम से पैसे कर्ज के तौर पर ले लिए, जिससे मैंने नंदनी के स्कूल की फीस भी भर दी और बचे हुए पैसों से ये सब्जी का ठेला लगा लिया। सूरज की बात सुनकर राजू खुश हो गया।
क्योंकि उसे सूरज की जमीन खरीदनी थी और सूरज जमीन को बेचने के लिए तैयार नहीं था। उसने सोचा, ये तो अच्छा हुआ इसने धनीराम से पैसे कर्ज के तौर पर लिए हैं, अब ये कर्ज चुका नहीं पाएगा और उसके बाद धनीराम इससे जमीन छीन लेगा, फिर धनीराम से जमीन मैं खरीद लूंगा। राजू सूरज की बात सुनकर बहुत खुश था, लेकिन फिर भी वो उसके सामने दुख जता रहा था। फिर राजू बोला, लेकिन भाई तुम्हें पता है ना, धनीराम ठग किस्म का आदमी है, वो तुमसे तुम्हारी जमीन छीन लेगा। सूरज उसकी बात सुनकर बोला, भाई मैं सब जानता हूँ, लेकिन ये तो तब होगा ना जब मैं उसके पैसे वापस नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि अब मैं अगली फसल तक तो कुछ और कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा है कि तब तक सब्जी का ठेला लगा लेता हूँ। इससे जो फायदा होगा उसमें से कुछ पैसे घर खर्चे में काम आएंगे और कुछ पैसे बचाकर सेठ के पैसे वापस कर दूंगा। सूरज की बात सुनकर राजू मन ही मन सोचने लगा, सूरज बोल तो सही रहा है, क्योंकि इसकी सब्जी की दुकान तो अच्छी चल रही है और अगर आगे भी ऐसे चलती रही तो ये बहुत जल्दी धनीराम के पैसे वापस कर देगा और अगर इसने धनीराम के पैसे वापस कर दिए तो फिर मैं इसकी जमीन कैसे खरीदूंगा। राजू ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसने सूरज के सामने कुछ जाहिर नहीं किया। फिर राजू ने कहा, अच्छा सूरज भाई मैं चलता हूँ, अगली फसल आने तक मैं भी सोचता हूँ कुछ ना कुछ कर ही लूँ। ये कहकर राजू वहाँ से चला गया। रास्ते में जाते जाते वो सूरज की जमीन हड़पने का उपाय सोचने लगा और मन ही मन बोला, मेरे पास अच्छा मौका है सूरज की जमीन खरीदने का, पर जिस तरह से उसकी दुकान चल रही है मुझे लगता है वो जमीन मैं नहीं ले पाऊंगा। फिर उसने कुछ सोचा और धनीराम के पास चल दिया। धनीराम के घर पहुंचकर वो सीधा सूरज की जमीन के बारे में उससे बात करता है और कहता है, मैंने सुना है सूरज ने तुमसे पैसे कर्ज लिए हैं। धनीराम बोला, हाँ भाई अभी कल ही लेकर गया है। फिर राजू बोला, और तुमने उसको ये भी बता दिया है ना कि अगर वो तुम्हारे पैसे नहीं देगा तो उसका घर और जमीन तुम्हारी हो जाएगी। धनीराम बोला, हाँ भाई मैंने उसे पहले ही बोल दिया है और कहा है अगर उसने पैसे मुझे समय पर नहीं वापस किए तो मैं उसकी खेती की जमीन के साथ साथ उसका घर भी अपने नाम कर लूंगा। राजू धनीराम की बात सुनकर बोला, ये तुमने बिल्कुल ठीक किया। फिर धनीराम ने पूछा, क्या हुआ राजू भाई, क्या तुम उसकी जमीन खरीदना चाहते हो? राजू बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मुझे उसकी जमीन चाहिए। मैंने कई बार उससे वो जमीन खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो बेचने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन इस बार अच्छा मौका है उसकी जमीन खरीदने का। धनीराम बोला, अब तुम्हें उस जमीन के बारे में उससे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो जमीन मेरे नाम हो जाएगी। फिर तुम सीधा मुझसे बात करना उस जमीन के बारे में। राजू ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें अपनी जमीन इतनी आसानी से नहीं देगा, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। धनीराम उसकी बात सुनकर बोला, ये तुम क्या कह रहे, इस बार तो भयंकर अकाल पड़ा है, अगली फसल आने में अभी बहुत समय है, वो अपना कर्जा कैसे चुका पाएगा? तब राजू बोला, उसने तुमसे जो पैसे लिए हैं उनसे उसने गांव में सब्जी का ठेला लगा लिया है और मैं खुद देख कर आ रहा हूँ, उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और अगर इसी तरह उसकी सब्जियां बिकती रही तो वो कुछ ही दिनों में तुम्हारे पैसे वापस कर देगा। राजू की बात सुनकर धनीराम भी
थोड़ा चौंक गया, फिर बोला, ये तुम क्या कह रहे हो राजू भाई? अगर ऐसा हुआ तो फिर तो उसका घर और उसकी जमीन दोनों मेरे हाथ से चली जाएगी। राजू ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं भाई, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे और उसका घर भी, पर उसके बदले में तुम्हें उसकी जमीन मुझे देनी पड़ेगी। राजू की बात सुनकर धनीराम बोला, मुझे ये बात मंजूर है, बताओ क्या उपाय है? तब राजू ने कहा, तुम रोज सूरज से अपने पैसों के बारे में तकाजा करते रहना और जैसे ही वो कहे कि 1-2 दिनों में तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, तुम उसी वक्त मुझे बता देना। हम दोनों मिलके उसके सारे पैसे चुरा लेंगे और वो तुम्हें पैसे वापस नहीं कर पाएगा। फिर उसका घर और जमीन तुम्हारी हो जाएगी और चुराए हुए पैसे भी तुम रख लेना। इससे तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे और घर भी, बदले में तुम मुझे उसकी जमीन दे देना। राजू का उपाय सुनकर धनीराम ने सोचा, बात तो ये सही कह रहा है, इसमें तो मेरा फायदा ही फायदा है, मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएंगे और साथ ही सूरज का घर भी। उसने राजू से कहा, भाई मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं थोड़े दिनों में सूरज से पैसों के बारे में तकाजा करता रहूंगा और जैसे मुझे लगेगा कि उसके पास पैसे जमा हो गए, मैं तुरंत तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद राजू अपने घर चला गया। अगले दिन धनीराम सूरज से मिलने बाजार गया। धनीराम जब सूरज के ठेले के थोड़ी दूर तक पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। इतनी भीड़ को देखकर धनीराम ने सोचा, राजू सही कह रहा था, इस सूरज की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, ऐसे में तो वो मेरा पैसा बहुत जल्दी वापस कर देगा। जैसे ही ठेले से भीड़ कम हुई तो धनीराम सूरज से मिलने पहुंच गया और सूरज से बोला, भाई तुम्हारी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। सूरज ने उसकी बात सुनकर कहा, सेठ जी, बस जो कुछ भी है आपकी वजह से है। धनीराम उसकी बात सुनकर बोला, सूरज भाई तुम मुझे क्यों धन्यवाद बोल रहे हो? तुम्हें पैसों की जरूरत थी और मैंने दे दिए। ये सब तुम्हारी मेहनत है और जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वो तो तुम मुझे वापस कर ही दोगे। सूरज उसकी बात सुनकर बोला, हाँ सेठ जी, मेरे पास जैसे ही पैसे इकट्ठे होंगे मैं आपको तुरंत वापस कर दूंगा। फिर जाते हुए धनीराम बोला, फिर भी सूरज भाई तुम्हें कितना समय और लगेगा पूरे पैसे इकट्ठे करने में? सूरज बोला, सेठ जी, अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो 1 महीने में मैं आपके सारे पैसे ब्याज समेत वापस कर दूंगा। धनीराम उसकी बात सुनकर बोला, भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कहकर धनीराम वहाँ से चला गया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। सूरज अपनी दुकान से काफी फायदा कमा रहा था। अभी धनीराम को कुछ ही दिन हुए थे सूरज से मिले हुए। एक दिन वो फिर से सूरज से मिलने पहुंच गया और जाकर उससे उसका हाल चाल पूछा। सूरज ने धनीराम की बात सुनकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है। उसकी बात सुनकर धनीराम बोला, सूरज भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब तुम मेरे पैसे बहुत जल्दी वापस कर दोगे। धनीराम की बात सुनकर मदन बोला, हाँ सेठ जी, कुछ पैसे तो इकट्ठे हो गए हैं, अभी थोड़े बाकी है, जैसे ही पूरे हो जाएंगे आपको लाकर दे दूंगा, लेकिन अब महीना नहीं लगेगा, शायद थोड़ा पहले ही हो जाएगा। धनीराम बोला, ठीक है भाई, लेकिन याद रखना सारे पैसे एक साथ ही देने हैं। फिर धनीराम वहाँ से चला गया, पर जाते हुए सूरज उसे राजू के साथ देख लेता है। लेकिन सूरज को अभी तक उनकी साजिश के बारे में पता नहीं था।
इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। देखते ही देखते सूरज कुछ दिनों में सारे पैसे जमा कर लेता है। अब सिर्फ ब्याज के पैसे रह गए थे। उसने सोचा कि चलो जितने पैसे धनीराम से लिए थे वो तो जमा हो गए हैं, बस अब 2-3 दिन और लगेंगे ब्याज के पैसे जमा करने के लिए, फिर धनीराम के पैसे वापस कर दूंगा। अगले दिन जब सूरज अपने ठेले पर सब्जियां बेच रहा था तो उसी समय वहां धनीराम पहुंच गया। सूरज ने उसको देखा तो बोला, कहिए सेठ जी कैसे आना हुआ? धनीराम बोला, कुछ नहीं भाई, बाजार में कुछ लोगों से पैसे लेने थे तो वही लेने आया हूँ, और तुम्हारा ठेला भी पास में था इसलिए सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। और बताओ क्या हुआ, क्या मेरे पैसे जमा हो गए या अभी कुछ समय लगेगा? धनीराम को फिर से पैसों के बारे में पूछता देखकर सूरज सोचने लगा, ये सेठ जी हर 3-4 दिनों के बाद पैसों के बारे में पूछने क्यों आ जाते हैं? सूरज बोला, नहीं सेठ जी, आपके पूरे पैसे तो जमा कर लिए हैं, बस ब्याज के पैसे रह गए हैं, वो भी 2-3 दिनों में हो जाएंगे, और पैसे इकट्ठे होते ही मैं खुद आकर आपको दे जाऊंगा। सूरज की बात सुनकर धनीराम सोचने लगा, अब समय आ गया है राजू को इसके बारे में बताने का, ताकि वो इसके यहाँ चोरी कर ले। फिर धनीराम वहाँ से चला गया। धनीराम जब सूरज की दुकान से वापस जा रहा था तो इस बार सूरज धनीराम को फिर से सोहन के साथ देख लेता है। उन दोनों को एक साथ देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो सोचने लगा, ये धनीराम जब भी मेरे पास से जाता है तो हर बार उसे राजू कहाँ से मिल जाता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इन दोनों का पीछा करके देखता हूँ। सूरज ने दुकान अपने पड़ोसी को संभालने के लिए कहा और फिर सूरज उनके पीछे पीछे चल दिया। सूरज के ठेले से थोड़ी दूर जाने पर दोनों रुक जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। सूरज पेड़ के पीछे छुप कर खड़ा हो जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। राजू सेठ धनीराम से पूछ रहा था कि धनीराम जी कितना समय और लगेगा सूरज को पैसे जमा करने में। धनीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई तुम आज रात की तैयारी कर लो सूरज के घर से पैसे चुराने की, क्योंकि सूरज ने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, सिर्फ ब्याज के पैसे जमा करने रह गए हैं। राजू उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, ये आप क्या कह रहे हो धनीराम जी? इसका मतलब सूरज ने जितने पैसे तुमसे लिए थे उतने पैसे उसने इकट्ठे कर लिए हैं। धनीराम बोला, हाँ भाई यही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ ब्याज के पैसे बाकी है। तब राजू बोला, ठीक है धनीराम जी, फिर आज रात ही हम दोनों उसके घर से पैसे चुरा लेंगे, फिर आप उससे कल पैसे मांगने चले जाना। धनीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन सूरज ने मुझे कहा है कि उसे ब्याज के पैसे जमा करने के लिए 1-2 दिन लगेंगे, अभी फिर कल मैं उसके पास कैसे जा सकता? राजू ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम कल उसके पास जाकर पैसे जरूर मांगना और उसको कहना मुझे पैसे जरूरी चाहिए। अगर वो मना करने लगे तो उसे 1 दिन का समय और दे देना, और ये भी कहना कि अगर 1-2 दिन तक पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा घर और तुम्हारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी। 1-2 दिन में तो वो इतने पैसे जमा कर नहीं सकता और इस तरह वो खुद परेशान होकर अपना घर और जमीन तुम्हारे नाम कर देगा। धनीराम राजू की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, वाह भाई, तुम्हारी तरकीब तो बहुत अच्छी है, क्या दिमाग पाया है तुमने। ठीक है, तुम फिर आज रात की तैयारी करो और मैं कल की तैयारी करता हूँ। पेड़ के पीछे खड़े सूरज ने उनकी सारी बातें सुनी,
वो ये सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा, ये दोनों तो मेरे घर और जमीन को हड़पने की बात कर रहे थे। सूरज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो उसी समय अपने घर पहुंच गया। सूरज गहरी चिंता में अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ उसकी बेटी नंदिनी आती है और सूरज से पूछती है, क्या हुआ पिताजी, आप इतना परेशान क्यों हो? सूरज अपनी बेटी की बात सुनकर बोला, हाँ बेटी, एक परेशानी तो है। सूरज अपनी बेटी को पूरी बात बता देता है जो उसने धनीराम और राजू को करते हुए सुना था। नंदिनी ने सूरज की बात सुनकर कहा, पिताजी, क्या आपने इसका कुछ उपाय सोचा है? सूरज बोला, नहीं बेटी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नंदिनी ने अपने पिता की बात सुनकर कहा, पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सेठ और राजू दोनों को सबक मिल जाएगा। सूरज ने पूछा, बेटी, क्या तरकीब है? नंदिनी अपने पिता के कान में कुछ कहती है। सूरज उसकी तरकीब सुनकर पहले तो मना करता है, लेकिन जब वो कहती है, पिताजी, जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही उनके साथ होना चाहिए, उनकी करनी का फल उन्हें मिलना चाहिए। अगले दिन शाम के समय राजू धनीराम के पास पहुंचा और जाकर उसको बोला, भाई धनीराम, हम दोनों इकट्ठे होकर सूरज के घर चलेंगे, तुम बाहर खड़े रहना, मैं अंदर जाकर पैसे चुरा लूंगा। धनीराम ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर जब राजू ने बहुत जिद की तो मान गया। उसने सोचा, मैंने कौन सा अंदर जाना है, मैं तो बाहर खड़ा रहूंगा और जब राजू पैसे चुरा कर लाएगा उसे लेकर मैं अपने घर आ जाऊंगा। ये सोचकर राजू धनीराम के साथ शाम के समय सूरज के घर पहुंचा। उन्होंने देखा सूरज और उसकी बेटी अभी जाग रहे थे। धनीराम और राजू उनकी बातें सुनने लगे। सूरज नंदिनी से कह रहा था, बेटा, मैंने कल सेठ धनीराम को पैसे वापस करने हैं, क्या तुमने पैसे संभाल कर रख दिए हैं? क्योंकि आजकल गांव में चोरियां बहुत हो रही है, मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ। नंदिनी ने कहा, हाँ पिताजी, मैंने पैसों को अंदर एक मटके के अंदर छुपा कर रख दिया है, आप सुबह पैसे निकालकर सेठ जी को जरूर दे देना। उसके बाद नंदिनी और सूरज सोने के लिए चले गए। उनके सोने के बाद राजू और धनीराम ने देखा कि मौका अच्छा है। धनीराम बाहर खड़ा रह गया और राजू पैसे चुराने के लिए अंदर चला गया। वो उस मटके को ढूंढने लगा जिसमें पैसे रखे हुए थे। राजू ने देखा अंदर एक मटका पड़ा हुआ है और उसका मुंह लाल कपड़े से ढका हुआ है। उस समय कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक लैंप जल रहा था जिसकी थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। राजू ने इधर उधर देखा और मटके को कपड़े को हटाया और पैसे निकालने के लिए अंदर हाथ डाल दिया। जैसे ही राजू ने मटके के अंदर हाथ डाला, उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसने एकदम झटके से हाथ को बाहर खींच लिया। उसने देखा उसके हाथों में मधुमक्खियां चिपटी हुई थी। राजू ये देखकर घबरा गया और बाहर की तरफ भागा। मधुमक्खियां भी उसके पीछे पीछे भागी। राजू दरवाजा खोलकर तेजी से भाग निकला। उसके पूरे शरीर पर मधुमक्खी चिपक गई थी। धनीराम ने जब उसको देखा तो वो भी दौड़ने लगा। मधुमक्खियां उसको भी काटने लगी। दोनों चिल्लाते हुए वहां से भागे। उनकी चीख सुनकर सूरज और नंदिनी हंसते हुए बाहर निकले। उन्होंने देखा राजू और धनीराम शरीर को मलते हुए भाग रहे थे। नंदिनी ये देखकर जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, देखो पिताजी, मैंने इनका हाल वैसा ही कर दिया जैसा ये हमारे साथ करना चाहते थे। सूरज ने खुशी से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटी तुम बहुत समझदार हो, मुझे तुम पर नाज है।
फिर सूरज हंसते हुए बोला, अब धनीराम और राजू कभी भी इस तरफ नहीं आएंगे। तुमने दोनों को अच्छा सा सबक सिखाया। सूरज की बात सुनकर नंदिनी ने कहा, पिताजी इनको सबक सिखाना जरूरी था, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का नुकसान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हो सके तो उनके काम में उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये कुदरत का नियम है कि अगर कोई किसी के लिए कुआं खोदता है तो वो खुद ही उसमें गिरता है। जो जिसके साथ जैसा करता है वैसा ही उसके साथ होता है। इसलिए इस कहानी से सबक लेते हुए हमेशा अच्छे और भले काम करने चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।